अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि आज क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर था, तो इस बीच जैसे आपको पता है कि हम हर पेपर जो है वो आपको अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं जिस बार पेपर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर है, सॉलिड पेपर, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर आपको लिख लेना था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस पेपर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कुछ टाइम बाद लिंक आ जाएगी, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का पेपर है। वाई सीरीज़ का पेपर है, 7 पेजेस का पेपर आया था। 70 मार्क्स का पेपर था और 3 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था। तो पहले यहाँ पे हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए में यहाँ पे आपको पता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिनको यहाँ पे हम कहते हैं। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आए थे सेक्शन ए से, जिनका आपको 1-1 मार्क्स था, तो 7 मार्क्स यहाँ पे बन रहे थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका था डिफाइन यूनिट सेल। यूनिट सेल की आपको डेफिनेशन लिखनी थी। डेफिनेशन आपको आधी लाइन में ही लिखनी थी, ज़्यादा लंबी डेफिनेशन नहीं आती है इसकी। जैसे मैं अगर आपको इसको बताऊं, यूनिट सेल जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस का। ठीक, क्रिस्टल लैटिस जो हमारा होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बस इतना ही आपको इसमें लिख लेना, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। ठीक, बस इतना हो गया आपका, तो होगी आपकी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था कोलाइडल सॉल्यूशन हैज डैश फेजेस। कोलाइडल सॉल्यूशन की कितने फेजेस होते हैं? आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 फेजेस होते हैं, एक इसमें होता है डिस्पर्जन फेज, एक होता है डिस्पर्जन फेज। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। कोलाइडल सॉल्यूशंस है 2 फेजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था फिनॉल्स आर बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल और नन ऑफ द अबव। फिनॉल जो वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या ऊपर में से कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियसली फिनॉल जो वो एसिडिक होते हैं, तो बी वाला ऑप्शन जो इसका यहाँ पे आपका रहने वाला है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था प्राइमरी अमाइंस गिव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक, गिव प्राइमरी अमाइंस गिव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसको यहाँ पे आपको बोलना था कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, जब हमारे प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं अल्डेहाइड से, तो उसके बाद कार्बाइल अमाइंस वहाँ पे निकलते हैं। दैट मीन्स ये वाला आपका जो रहने वाला वो यहाँ पे आपका ट्रू रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका आया था व्हाट इज आयुपेक नेम ऑफ CuNH3,4SO4। इसका यहाँ पे आपको आयुपेक नाम जो है यहाँ पे लिख लेना था। तो इसका यहाँ पे आपको पता है कि अमाइन यहाँ पे अगर आप देख लोगे 4 है, दैट मीन्स की टेट्रा, और उसके साथ साथ जो कॉपर आपका है वो सेंट्रल एटम है। तो इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम देखेंगे, इसका नाम आयुपेक नेम इसका आ जाएगा टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक, इसका यहाँ पे आपको आयुपेक नेम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आया है सनशाइन विटामिन इज। सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। विटामिन A, D, E, N के ऑब्वियसली विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का जो आपका है कीटोन्स है। कीटोन्स में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? यहाँ पे आपको 4 ग्रुप्स दिए हैं, C डबल बॉन्ड O, CHO, COH, OH। इसमें से जो कीटोन्स का ग्रुप होता है वो होता है R2CO, यानी कि यहाँ पे आपका C रहेगा, कार्बन एटम रहेगा, ये डबल बॉन्ड आपके ऑक्सीजन के साथ रहेगी, और यहाँ पे एक R ग्रुप होगा और यहाँ पे आपका एक R यहाँ पे रहने वाला है। दैट मीन्स कि ए वाला पोर्शन, जो ए वाला पार्ट आपका जो है वो इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। सेक्शन बी से जो क्वेश्चंस आपको आए थे वो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे आर पार्ट भी मिला था, जो मैंने आपको कल ही आपको समझा दिया था गेस्ट पेपर में कि कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आर पार्ट आ जाएंगे, कुछ के यहाँ पे आपको नहीं आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था डिफाइन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का जो है वो आपको डिफाइन करना था। जस्ट आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, तो 1 या 2 लाइन में आपको इसका आंसर लिख लेना था। जैसे अगर आपको इसमें लिखना होगा आंसर जो आपने इसमें लिखा होगा, अगर आपने इस तरह से लिखा है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि जो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में होती है द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिड थ्रू द इलेक्ट्रोड। ठीक, बस आपको इतना ही लिख लेना था, 2 ही लाइन में ये आपका आंसर आ जाता, तो इसमें आपको 2 मार्क्स बराबर यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेफर्स टू द पावर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्शन। ठीक, ये आपका ईच रिएक्शन नहीं, ईच रिएक्टेंट होता है। हो गया यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस इतनी डेफिनेशन आपकी लिखनी थी, 2 मार्क्स यहाँ पे आपका हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका आया था डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो 3rd ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं उन्हीं को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। बस इतना ही अगर आपने लिखा है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने इसकी कोई और भी डेफिनेशन लिखी है, रेलेवेंट डेफिनेशन, तो भी कोई इशू इसमें नहीं है, कोई मसला यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट भी आ गया था। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो वो क्यों कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? क्योंकि एक तो उनका
साइज़ छोटा होता है और उनमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, तो उस वजह से भी ये एक फैक्टर इनका रहता है कि ये कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। तो बाकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से क्या कुछ आपने पढ़ा होगा वो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिगेंड्स की डेफिनेशन लिखनी थी और नेम इट्स टाइप्स, लिगेंड्स के टाइप्स लिखने थे आपको, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, उसके बाद मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट जिसको हम कहते हैं, साइक्लिक लिगेंड्स है, रिंग लिगेंड्स है, काफ़ी सारे लिगेंड्स की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स टाइप्स होती हैं। तो अगर आपने 2-3 टाइप्स लिखी हैं तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा उसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसका आर पार्ट आ जाएगा, व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, गिव एन एग्जांपल। लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको बतानी थी और उसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे बतानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, डिफाइन हेलो एल्केन्स, इनकी डेफिनेशन आपको लिख लेनी थी। गिव 2 यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के यहाँ पे आपको 2 यूजेस लिखने थे, जैसे ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है, बाकी जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनको डिजोल्व, सॉल्वेंट्स या बाकी सब्सटेंसेस को डिजोल्व करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ इसको हम डाइज या पेस्टिसाइड्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो ये भी इसका यूज एक बनता है क्लोरोफॉर्म का। 1 या 2 यूज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन सी आपका आया था, सेक्शन सी से यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। इसमें यहाँ पे आपका एक्सप्लेन फ्रेंकल डिफेक्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। 5-6 लाइन्स में अगर आपका इसका आंसर आ जाता है तो आपका यहाँ पे इसमें जो है बराबर मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल की आपको डायग्राम ही बनानी थी, एक्सप्लेन करने की यहाँ पे आपको जरूरत इसमें नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आया था, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको हाफ लाइफ पीरियड जो वो कैलकुलेट करना था। टिंडाल इफेक्ट आपको डिफाइन करना था, जून रिफाइनिंग आपको जो है डिफाइन करनी थी। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आए थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो है वो यहाँ पे करनी थी। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन इनमें होती है, तो वही आपको थोड़ी सी डिफाइन करनी थी, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको K2Cr2O7 की यहाँ पे लिखनी थी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो न्यूट्रिशन ऑफ फिनॉल विद कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको जो वो डिफाइन करनी थी, डिस्कस करनी थी किस तरह से यहाँ पे इनका न्यूट्रिशन आपका होता है, सॉरी हाँ न्यूट्रिशन किस तरह से इसमें यहाँ पे आपका होता है वो यहाँ पे आपको लिख लेना था। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर भी और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनका यहाँ पे आपको आर पार्ट आया था। जैसे मैंने आपको कल ही बोला था जो आपको टफ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ऑर्गेनिक से, उनमें यहाँ पे आपको आर पार्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको हाउ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट भी देखने को मिला था। व्हाट आर अमाइंस, गिव देयर क्लासिफिकेशन, अमाइंस की डेफिनेशन लिखनी थी और उनकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी आपको लिख लेनी थी, हो गई यहाँ पे आपको। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन करने थे और इनके यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखनी थी। उसके बाद इसमें यहाँ पे आपको एंजाइम्स और इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको लिखनी थी। तो ये आपका जो है वो सेक्शन सी से क्वेश्चंस आए थे। इसमें यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस आपको आए थे, पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन उनकी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको लिखनी नहीं थी। इसमें भी यहाँ पे आपको आर पार्ट आया था, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन की यहाँ पे आपको प्रिपरेशन भी लिखनी थी और उसके 2 यूजेस आपको पॉलीथीन के लिखने थे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी थी कुछ, एनाल्जेसिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, इन तीनों की यहाँ पे आपको डेफिनेशन एक लाइन में लिखनी थी या 2-2 लाइन में भी आ जाती, आपको बराबर मार्क्स इसमें मिल जाते। और इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट भी आया था, व्हाई डिटर्जेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर सोप्स, इसमें यहाँ पे आपको रीजन लिखना था क्यों डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिख लेने थे। उसके बाद सेक्शन 5, सेक्शन डी और सेक्शन लास्ट यहाँ पे आपका आया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें यहाँ पे आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विद इट, तो ठीक यहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आर पार्ट भी देखने को मिला था। आर पार्ट आपको आया था, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपको डिफाइन करना था और यहाँ पे आपको उसका मेथड के जरिए भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था इसको, तो ये आपका हो गया इसमें। और नेक्स्ट यहाँ पे इसमें आपको जो है वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जो है वो ग्रुप 16 एलिमेंट्स की यहाँ पे लिख लेनी थी और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अमोनिया का जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग लिखनी थी एज पर हैबर्स प्रोसेस, उस हिसाब से यहाँ पे आपको लिखने थे। बाकी क्वेश्चंस जो वो यहाँ पे ज़्यादा उतने टफ आए नहीं थे, तो पेपर जो स्पेशली जो GOC वाला सेक्शन था वो ज़्यादा हाई लेवल का आया नहीं था, जितना स्टूडेंट्स को लग रहा था उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, मतलब मीडियम ही लेवल का था, उतना ईजी भी नहीं समझ सकते हम। लेकिन GOC होती ही थोड़ी सी टफ है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को लगती भी टफ है, लेकिन जिस हिसाब से जो है वो मतलब कभी कभी आ जाता है पेपर 2021 में भी थोड़ा सा टफ आया था, तो कभी कभी इसमें पेपर काफ़ी टफ भी आ जाता है, जैसे आपको रिएक्शंस वगैरह दिए होंगे उस हिसाब से भी हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे। लेकिन यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन आपको आया था रिएक्शंस का, इसमें भी यहाँ पे आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको डिफाइन वगैरह करनी थी, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको आर पार्ट भी दिया गया था, तो इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन वहीं पे दिया गया था। मैंने आपको कल ही बोला था जो ऑर्गेनिक से आपको क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं उनमें यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है वहाँ पे। तो ये था आज का क्लास 11th का सॉल्विड क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा किस तरीके का पेपर था, क्या कुछ था। बाकी आपकी क्या राय है आपके पेपर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी।